डॉक्टर नीतल। क्या किया है अंकित, आपने पढ़ाई लिखाई कुछ अपने बारे में बताएं। सर मैंने ग्रेजुएशन समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य और शिक्षा शास्त्र से किया है। सर मैं समाजशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वर्तमान समय में सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आपने और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके विषय में आप क्या जानते हैं। सर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म अकबरपुर में हुआ था और ये समाजवादी विचारधारा से के प्रचारक थे, जिन्होंने समाज में समता लाने के लिए काफी काम किया है। वर्तमान सरकार में जो संस्थापक सदस्यों में रहे हैं उनमें एकात्म मानववाद, इस सिद्धांत के प्रणेता कौन है और इस एकात्म मानववाद का क्या। सर सॉरी सर, इसके बारे में नहीं सुना है आपने। एकात्म मानववाद के विषय में सुना है। ये मानव को केंद्रित करके सेवा भाव से मूलता है, लेकिन सर एग्जैक्ट नहीं पता है। बता दीजिए, आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने। नहीं पढ़ा। अच्छा, तो प्राय समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या आज नहीं पढ़ पाए। आज नहीं पढ़ पाए। अच्छा, ठीक बात। तो कल पढ़ा था आपने अखबार। तो विकास दुबे हत्याकांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग किया है। उस जांच आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए। वही सर पढ़ा था लेकिन नाम नहीं याद है। अच्छा, आपके विषय क्या क्या थे ग्रेजुएशन में आपने बताया, और पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। सर समाज शास्त्र से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और ठीक, ग्रेजुएशन में सर समाज शास्त्र साहित्य। तो समाज शास्त्र में समाज की मूल इकाई किसे माना गया है, व्यक्ति को, परिवार को, समुदाय को। व्यक्ति को। व्यक्ति को माना गया है कि परिवार को। सोच लीजिए, व्यक्ति को माना गया है, परिवार को माना गया है। कुछ समाज शास्त्रियों ने व्यक्ति को माना है, कुछ ने परिवार को माना है। और जैसे सर मूलतः व्यक्ति को माना जाता है कि इन्हीं से मिलकर समूह का निर्माण होता है और वो परिवार एक इकाई के रूप में स्थापित होती है। समाज शास्त्र में आपने संस्कारों के विषय में पढ़ा है। ठीक है। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं और उनके क्या नाम है। नामों का तो सारे नहीं याद हैं, लेकिन 16 संस्कार होते हैं सर। अच्छा, लेकिन उनका क्रम या नाम याद नहीं है। जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है। जाति जो मूलतः जन्म से निर्धारित होती है, वर्ग ये अपने कार्यों के द्वारा स्थापित होता है कि जैसा हम कार्य करेंगे उस वर्ग में हम मूव कर सकते हैं। नहीं, वर्ग है वर्ग। जाति और वर्ग, वर्ग कार्य से निर्धारित होता है। यानी अगर हमने कहा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो क्या कोई कार्य निम्न होता है। अपने कार्यों के अनुसार अपनी समाज में प्राकृति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सर जाति का निर्धारण वो जन्म के आधार पर होता है कि जिन जाति में जिसमें जन्म ले लेंगे वो जाति हमारी आजीवन बनी रहती है।
और सर हम निम्न वर्ग में भी जन्म लेकर के अपने कार्यों के माध्यम से उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जाति और वर्ण में क्या अंतर होता है? जाति एक बंद व्यवस्था है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। क्या है वर्ण व्यवस्था? सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, एससी दुबे भारत के महान समाजशास्त्री रहे हैं, उनका क्या योगदान है समाजशास्त्र में? भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। पढ़ा है आप लोगों को? पढ़ा है, लेकिन सर काफी टाइम हो गया, इसलिए एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कब किया आपने पोस्ट ग्रेजुएशन? 2016 तब से सर मेरा विषय उसके बाद से रक्षा अध्ययन रहा है सिविल सेवा में, इसलिए सर पिछले 4-5 सालों से समाजशास्त्र को पढ़ा नहीं है। अच्छा, आपका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र नहीं है? रक्षा अध्ययन है सर। रक्षा अध्ययन, चलिए। तो रक्षा अध्ययन में आप मुझे बताएं कि हम किस क्षेत्र से आपसे पूछेंगे? रक्षा अध्ययन का विषय, उसमें से कौन सा हिस्सा है जो आपको लगता है आपका बेहतर तैयार है, आपने पढ़ा है, तो हम उसी से सवाल पूछेंगे आपसे। आपको हम ये चयन करने का अधिकार देते हैं, आप स्वयं तय करिए हम कहां से प्रश्न पूछें, आप बताइए। थिंकर्स का पार्ट है, इसमें मैं थोड़ा सहज महसूस करता हूँ। इसका पार्ट? थिंकर्स का विचारकों का, यानी डिफेंस में जो थिंकर्स हैं। अच्छा अच्छा, तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एनरिक लेक्सिया का सामरिक दृष्टि से जो विचार विमर्श हो रहा है, क्या महत्व है? एनरिक लेक्सिया का नाम सुना? चलिए हम आपको हिंट देते हैं। अभी इटली और भारत के बीच इस विषय पर बड़ा तनाव था और मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने 4 दिन पहले भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। उस ट्राइब्यूनल ने कहा है कि नहीं, भारत सरकार का पक्ष सही है और इटली को भारत सरकार को क्षतिपूर्ति देना होगा। किस विषय में ये क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने क्या निर्णय दिया इस विषय में? सर ये एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये सर समुद्री सीमा के अंदर जो भारतीय मछुआरों को मारने की एक घटना घटी थी, उसके विषय से संबंधित है शायद। ठीक बात, ठीक बात। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का क्या निर्णय आया, ये याद आ रहा है? कहा नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ में भारत सरकार ने जो है इस पे क्लेम किया था कि हमारी समुद्री सीमा के अंदर इटली के जो सैन्य कर्मी थे, उन्होंने भारतीय मछुआरों की हत्या की थी, जिसको भारत सरकार ने एक में इस मामले को उठाया गया था। ठीक है, आपसे दूसरे अंकित, आपका विषय डिफेंस है, करंट मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भारत की मिसाइल प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत की मिसाइल प्रणाली जो है समय काफी एडवांस स्टेज में है और भारत विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपनी स्पेस फोर्स की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने रूस के साथ बनाया है।
कौन सी मिसाइल है जिसे अभी तैनात किया गया है इंडो चाइना सीमा पर, बॉर्डर पर? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सी मिसाइल है जिसे अभी तैनात किया गया है बड़ी संख्या में भारत चीन सीमा पर, और इसकी चर्चा पिन पॉइंट एक्यूरेसी की प्रहारक क्षमता है? उस मिसाइल का नाम? सॉरी सर। निर्भया एक मिसाइल है जिसकी प्रहार क्षमता सबसे अच्छी मानी गई। आपका कोई आईसीबीएम का? सर आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कोई भारत के पास है? क्या है? सर ब्रह्मोस भी भारत की आईसीबीएम जब से भारत एमटीसीआर का सदस्य बना है, इसकी रेंज को बढ़ा के आईसीएमआर मिसाइलों की रेंज में शामिल किया जा सकता है। ब्रह्मोस का मिसाइल का जो नामकरण है वो किस आधार पर हुआ? सर भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी के नाम को मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इसके साथ इसको जिस युद्धक विमान से लॉन्च किया जाना है, जो उसके साथ साथ तैयार किया गया, उसका क्या नाम है? भारत और रूस के का मिला जुला विमान तैयार किया भारत और रूस ने। सर याद नहीं। सुखोई, इसके बारे में पढ़िएगा, सुखोई के बारे में, जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। इस विमान के बारे में बात हो रही है कि वो आना है, उसके आने से भारत की बढ़ जाएगी। अभी डिफेंस आपका सब्जेक्ट है भाई, डिफेंस पहला सवाल आपसे ये पहले सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन सा ऐसा विमान है जिसके आने से भारत की क्षमता बढ़ जाएगी, जो अमेरिका F-16 विमान से एक स्टेप आगे है। अभी आपके गृह मंत्री उस देश में गए और वहां नारियल वगैरह फोड़ करके पूजा करके आए हैं उस लड़ाई के दौरान। बहुत राफेल विमान होगा। राफेल ना, बात से डिफेंस में करंट अफेयर के बारे में। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, काफी लेट में पहुंच रही है। अच्छा, आवाज देर से पहुंच रही है, धीरे धीरे पूछता हूं। इस बीच समसामयिक मुद्दे पर घटनाएं ज्वलंत रही। आप अपनी इच्छानुसार 3 किसी घटनाओं का चयन करके उनको 1-1 मिनट में ब्रीफ करिए। सर जैसे भारत चाइना विवाद इस समय काफी चर्चा में रहा है, जिसका तत्कालीन कारण था कि भारत के द्वारा डारबुक श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक रोड का निर्माण किया गया, और भारत के द्वारा जो एफडीआई निवेश भारतीय सीमा से लगे राष्ट्रों के माध्यम से भारत में आने थे, उन पे सरकार की अनुमति के बाद ही प्रवेश किया जाएगा। और कोरोना से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए ये 3 तत्कालिक कारण थे जो भारत चाइना विवाद के मुख्य कारण के रूप में उभरे। और सर दूसरा प्रमुख मुद्दा रहा है भारत और नेपाल का। भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद भी इस समय काफी तेजी से उभरा है, जिसका मुख्य कारण था काला पानी में सीमा रोड का निर्माण, जो कि कैलाश मानसरोवर रास्ते को खोलता है। यहाँ पे विवाद के मुख्यतः 3 पॉइंट थे। पहला काला पानी, सर दूसरा पॉइंट था लिपुलेख, और तीसरा सर काला पानी लिपुलेख। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा याद नहीं जो आप मिस कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संदर्भ में, अखबार में कल आया है, अखबार में है। आज तो आपने अखबार पढ़ा ही नहीं। ये भारत को के क्रम में ग्वादर एयरपोर्ट और भारत की प्रतिक्रिया चीन को देने के क्रम में ग्वादर और चाबार बंदरगाह के बारे में, इंपोर्ट्स के बारे में कुछ बताइए। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिएगा। भारत की घेरेबंदी करने
चाइना ने पाकिस्तान में एक बंदरगाह निर्मित किया है जिसका वो सैन्यीकरण कर रहा है। ठीक है। कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने कौन सा बंदरगाह बनाया है? इसको काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया है, जो जिसकी दूरी ग्वादर बंदरगाह से मात्र 60 किलोमीटर है, और भारत यहाँ के माध्यम से मध्य पश्चिम एशिया में अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है। ये ग्वादर कॉरिडोर के बारे में ग्वादर कॉरिडोर भारत के पीओके से होकर के गुजरता है, जो चीन के झिंजियांग प्रांत से लेकर के ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है, और ये भारत के हाँ एक रोड बनाया गया है, लिंक है। ठीक है अंकित जी, अब आपसे मैम प्रश्न पूछेंगे। गुड आफ्टरनून अंकित। थोड़ा सा हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में। सॉरी मैम, बिल्कुल याद नहीं है। ग्रेजुएशन में हिंदी ग्रेजुएशन में आपका विषय रहा है, क्या हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? बहुत समय हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। छायावाद की कुछ विशेषताएं, छायावाद की कुछ याद नहीं। छायावादी कुछ कवि? महादेवी वर्मा जी हैं। अच्छा महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कुछ कविताएं जिनके बारे में कुछ 2-4 लाइन अगर आपको याद हो। याद नहीं। अच्छा तो ये बताइए अंकित जी, ये चंबल एक्सप्रेस वे क्या है? हम हिंदी को छोड़ के कुछ करंट में आ जाते हैं। चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में कुछ जानते हैं आप? चंबल एक्सप्रेस वे, अच्छा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? आपको मेरी आवाज आ रही है अंकित जी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइए, आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए प्रशासनिक सेवाओं के लिए? ऐसे कौन से गुण हैं जो आपकी प्रशासनिक क्षमताओं को निखारेंगे? मैं अपनी विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर ईमानदारी, अनुशासन और परिस्थितियों को समझने की एक व्यापक समझ विकसित है, जिसके माध्यम से मैं प्रशासन में एक अच्छा कार्य कर सकता हूं और अपनी प्रशासन में एक अच्छा योगदान दे सकता हूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चयन किया जाना चाहिए। चलिए अच्छा है आपका चयन हो अंकित जी। थोड़ा सा क्या हम कोविड के बारे में बात करें तो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से कोविड का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है? अगर हम सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो मैम भारत में कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति पहुंची है। जैसा कि विभिन्न रिपोर्ट बता रही हैं कि भारतीय जो जीडीपी ग्रोथ रेट 5% थी, वो अभी 1 से 1.5% में सिमट रही है, जिसके कारण व्यापक लेवल पर बेरोजगारी और गरीबी की समस्या फैल रही है। और इससे सामाजिक प्रभावों को अगर देखा जाए तो इससे जो हमारे संबंध हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग पर आधारित हो गए हैं, और सामाजिक नकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो विभिन्न रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि इससे महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ा है लॉकडाउन के दौरान। और मैम इसके कुछ सकारात्मक सामाजिक परिणाम भी निकले। जी हाँ, ठीक ठीक। अच्छा ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है फिर?
कम्युनिटी ट्रांसमिशन से तात्पर्य है कि जब किसी भी बीमारी का प्रसार समुदाय के लेवल पर होने लगे और मूल स्रोत की पहचान न की जा सके कि वह मूल स्रोत कौन सा था जिससे इस बीमारी का प्रसार हुआ था, तो उस स्तर को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। अच्छा, इसी को लेकर के कुछ भीलवाड़ा और आगरा मॉडल आए हैं, कुछ उसके बारे में जानते हैं आप? भीलवाड़ा मॉडल या आगरा मॉडल पर कुछ प्रकाश डालेंगे? भीलवाड़ा मॉडल ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए और टेस्टिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाए कि ये किस स्तर तक फैला हुआ है और उसको रोक करके लॉकडाउन की प्रक्रिया को सफल बनाया जाए। यही मॉडल मैम आगरा में भी अपनाया गया था कि मैक्सिमम टेस्टिंग की जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? मैम प्लाज्मा थेरेपी ब्लड से हमारे प्लाज्मा को लेकर के ऐसे एंटीबॉडीज को दूसरे के ब्लड में प्रवेश कराया जाता है जिससे विषाणुओं से प्रतिरोधक क्षमता का जन्म होता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और उस रोग से लड़ने में इम्यूनिटी विकसित होती है। अच्छा, थैंक यू अंकित जी। अब हम लोग आपको कुछ फीडबैक और सजेशन देंगे। कब है आपका इंटरव्यू? सर 29 जुलाई। तो अभी बहुत टाइम है। आपसे ये कहेंगे कि थोड़ा अफेयर्स पर आप ध्यान दें। पिछले जनवरी 2020 से अब तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं, विशेषकर कोरोना से जुड़ी हुई सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई, प्रदेश सरकार ने जो कुछ आयोग बनाए, सरकार की वेबसाइट पर जा करके स्टेट गवर्नमेंट की आप योजनाओं के नाम, मंत्रालय, धनराशि दी गई, लक्षित लाभार्थी कौन कौन होंगे, पात्रता क्या होगी, इस पर आप 3-4 के नोट बना लें। और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ विशेष शब्दावलियां जो बहुत चर्चा में है, जैसे हर्ड इम्यूनिटी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, रिपर्पसिव ड्रग्स हैं, लॉकडाउन है, कंटेनमेंट जोन है, उसमें भी हॉट स्पॉट, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ये थोड़ा सा एक एक लाइन इनके बारे में लिख लीजिए ताकि एकदम दिमाग में स्पष्टता रहे। ठीक है। और अंतिम बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट रहा है, भले ही आप उसके को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं रखें सिविल सेवा में, लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप उसके बारे में थोड़ी बुनियादी जानकारी जरूर हासिल रखें। तो आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को, जैसे कि हिंदी का काल विभाजन क्या है, ये एक सामान्य विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, छायावाद किसे कहते हैं, तो आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका चूंकि डिफेंस है, और डिफेंस आजकल भारत के रक्षा चुनौतियों को संदर्भ में ध्यान में रखकर तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे नेपाल हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, आज लॉन्चिंग पैड कई सारे नष्ट किए हमारी सेना ने। जनरल सुंदर जी ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दी थी, जो चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। तो डिफेंस तो आपको अच्छे से तैयार करना ही होगा, लेकिन अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। आपका सबल पक्ष ये है कि आप एक सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व के हैं, आप बातचीत करने की सलाहियत है, तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। आपको सफलता मिले, ईश्वर से यह हमारी प्रार्थना है।